हेलो एवरीवन। मेरा नाम है विकास रौथाण और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 12th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। देखिए, ये जो वीडियो है ये दोनों बच्चों के लिए हो जाएगा, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी और साथ ही साथ जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो लेक्चर इनफ होगा। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम क्या क्या टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। देखेंगे, एक तो हम इसमें लाइफ स्पैन कवर करेंगे और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे हम लाइफ स्पैन से। व्हाट इज़ अ लाइफ स्पैन? अगर किसी भी आप ऑर्गेनिज्म में स्टडी करेंगे तो देखते हैं एक टर्म आता है बर्थ और दूसरा टर्म आप देखते हैं डेथ। तो बर्थ और डेथ के बीच का जो ड्यूरेशन होता है इसी को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। अगर आप इस डेफिनेशन को रीड करते हैं तो क्या बोलते हैं? ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। The period from birth to the natural death of an organism is represented its लाइफ स्पैन। तो बर्थ से लेकर डेथ के बीच का जो पूरा ड्यूरेशन होता है उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। जो लाइफ स्पैन है ये बहुत वेरिएबल होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें फ्यू डेज का होता है और कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक का जा सकता है। जैसे इसमें एग्जांपल देखते हैं आप, मे फ्लाई में 1 डे का होता है, बटरफ्लाई में 1 to 2 वीक्स का होता है, क्रो में 15 ईयर्स का होता है, वीट में 6 मंथ का, पैरट में 140 ईयर्स, डॉग में 25 ईयर्स, ह्यूमन ऑलमोस्ट 100 ईयर्स। वैसे रफली देखा जाए तो 70 to 75 कहा जाता है। टॉर्टोइस में 100 से 150 ईयर्स, बनियन ट्री में 200 से 300 ईयर्स। फिर आगे देखते हैं कि जो लाइफ स्पैन होता है वो कभी भी साइज के साथ को रिलेटेड नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए, देखो, अगर मैं एग्जांपल आपको दूं कि जो क्रो है और जो पैरट है दोनों का ही बॉडी साइज सिमिलर होता है, लेकिन जो क्रो है उसका लाइफ स्पैन 15 ईयर्स का होता है और जो पैरट है उसका लाइफ स्पैन 140 ईयर्स का होता है। देख सकते हैं द साइज ऑफ क्रो एंड पैरट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट। दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है लेकिन उनका लाइफ स्पैन बिल्कुल डिफरेंट है। क्रो का लाइफ स्पैन लगभग 15 ईयर्स का होता है, पैरट का 140 ईयर्स का होता है। सिमिलरली अगर आप देखते हैं मैंगो ट्री के इसमें और दूसरा पीपल ट्री में, इन दोनों में भी कुछ ऐसी सिमिलरिटी देखी जाती है। आगे कहते हैं कि जो डेथ है ये एक सर्टेनिटी है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी डेथ जरूर होती है, लेकिन अगर आप सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जैसे कि अमीबा, उनमें नो नेचुरल डेथ। हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे? अमीबा की बात करें तो अमीबा के केस में कहा जाता है कि इनकी कोई भी नेचुरल डेथ नहीं होती, नो नेचुरल डेथ। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इस डायग्राम में देखोगे एक अमीबा दिखाया गया है, ये जब डिवाइड करता है तो डिवाइड होने के बाद ये खुद ही 2 नए सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये खुद ही 2 नए सेल्स बनाता है, इसकी खुद की डेथ नहीं होती है। तो आप कह सकते हैं कि जो अमीबा होता है, अमीबा बायोलॉजिकली मॉर्टल कहलाता है, बायोलॉजिकली इमॉर्टल कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल कहने का मतलब कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है और इसके थ्रू हर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, जो ऑफ स्प्रिंग यहाँ प्रोड्यूस होते हैं वो पहले ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं और आगे चल के रिप्रोड्यूस करते हैं, नए ऑफ स्प्रिंग्स बनाते हैं। अब रिप्रोडक्शन का क्या फंक्शन होता है हमारे वर्ल्ड में? इसकी वजह से जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनकी जनरेशन कंटिन्यू रहती है। जिन लोगों की डेथ हो जाती है उनको ये रिप्लेस करते हैं, दैट मीन्स दे रिप्लेस द ऑर्गेनिजम्स डाइंग ड्यू टू द एजिंग। नेक्स्ट, दे क्रिएट्स वेरिएशन अमंग द पॉपुलेशन। सबसे ज़रूरी पॉइंट यही है कि रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आते हैं और ये जो वेरिएशंस हैं यही वेरिएशंस हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ऐसा क्यों, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखो, रिप्रोडक्शन को अगर आप डिवाइड करते हैं तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं।
बेसिकली ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी, इसके ऊपर डिपेंड करता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। और दूसरा, पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू, मतलब कि कितने पेरेंट्स होंगे, उसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस डायग्राम में, ये एक सिंगल पेरेंट है, इसमें मदर फादर नहीं है, एक सिंगल पेरेंट है। इससे देखिएगा इसके ऑफ स्प्रिंग्स या फिर डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी बात इसमें क्या है, देखो इसमें गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसा कैसा, देखो जैसे अगर आप अमीबा की बात करेंगे, अमीबा में गैमीट्स नहीं बनते, अमीबा में गैमीट्स नहीं बनते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं और साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें गैमीट बनते हैं, इसका मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं भले ही वो एसेक्सुअल दिखा रहे हैं लेकिन उनमें गैमीट्स बन सकते हैं, ये केस यहाँ पे बनता है। दूसरा देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या बोलेंगे, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं अपोजिट सेक्स के। अपोजिट सेक्स का मतलब कि एक पेरेंट यहाँ पे मेल होगा, दूसरा पेरेंट यहाँ पे फीमेल होगा, और ये एक ऐसा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें गैमीट्स बनते भी हैं और फ्यूज़ भी करते हैं, और इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखिएगा, ये है मदर, ये है फादर, मदर ने एग बनाया, फादर ने स्पर्म बनाया, इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, और जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो आगे चल के अडल्ट फॉर्म करता है, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसको डिटेल में लेके चलते हैं क्या क्या बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, दैट मीन्स इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और वही सिंगल पेरेंट ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, दैट मीन्स इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द ऑफ स्प्रिंग। दूसरा, जो यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, ये ऑफ स्प्रिंग दे आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट ऑल्सो टू देयर पेरेंट्स। इसका मतलब देखो, जैसे आप अमीबा का केस लोगे, अमीबा में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इससे बनते हैं डॉटर्स, ठीक है। ये जो डॉटर्स होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स जैसे, ठीक है। आगे देखिए, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किन में देखा जाता है, यूजुअली ये कॉमन होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में और साथ ही साथ प्लांट्स में, इनमें ये देखा जाता है। अभी हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ किन किन में ये देखा जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, इन प्रोटिस्ट जैसे कि अमीबा या फिर मोनेरा बैक्टीरिया, द ऑर्गेनिजम्स और पेरेंट्स आर डिवाइड बाय द माइटोसिस टू गिव टू न्यू इंडिविजुअल्स। तो ऐसे कहा जाता है कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन दोनों सिमिलर होते हैं, ये दोनों टर्म सिमिलर है। इसका मतलब ये अपने सेल डिवीजन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करता है, दूसरा टर्म अलग इसमें नहीं होता है। अब देखो एक ओवरऑल समरी देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है। ये प्रोसेस यूनिपेरेंटल है, गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है, यहाँ पे कोई वेरिएशंस नहीं देखे जाते, साथ ही साथ ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं वो क्लोन्स कहलाते हैं, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग्स यहाँ पे क्लोन्स कहलाते हैं और ये प्रोसेस फास्टर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में, तो ये कुछ फीचर्स हो जाते हैं इसके। अब चलते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्लासिफिकेशन की तरफ। अगर आप देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये एनिमल्स में भी देखा जाता है और प्लांट्स में भी देखा जाता है। एनिमल्स के केस में ये फिजन के थ्रू हो सकता है, फिजन जैसे कि एक होता है बाइनरी और दूसरा होता है मल्टीपल, ठीक है।
स्पोर्युलेशन, स्पोर्युलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो जनरली अनफेवरेबल कंडीशन में देखा जाता है, ये भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। बडिंग, बडिंग भी दो टाइप्स की पढ़ेंगे हम, एक पढ़ेंगे हम एक्सोजिनस बडिंग और एक पढ़ेंगे एंडोजिनस बडिंग। स्पोर्स, दो टाइप के स्पोर्स हमको पढ़ने हैं, एक हमको पढ़ना है जूस्पोर के बारे में और दूसरा हमको पढ़ना है कोनिडिया के बारे में, और फाइनली एक फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे। प्लांट्स केस में आपको पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसमें कई सारे मेथड्स आते हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम पहले प्रोसेस पे जिसको कहा जाता है फिजन। तो अभी जैसे मैं आपको फिजन के बारे में बता रहा था, फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें या तो बाइनरी हो सकता है या ये मल्टीपल हो सकता है। तो फिजन में क्या होता है, फिजन का लिटरल मीनिंग होता है ब्रेक होना, ब्रेक होके इससे बनते हैं डॉटर्स। अगर मान लो दो डॉटर्स बनते हैं तो इसको आप कहते हैं बाइनरी फिजन, और दो से ज़्यादा बनते हैं तो इसको आप कहते हैं मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन देखा जाता है अमीबा में, पैरामीशियम में, और मल्टीपल फिजन देखा जाता है प्लाज्मोडियम में। साथ ही साथ अमीबा में भी ये ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट देखिए बाइनरी फिजन क्या है। बाइनरी फिजन से शुरू करते हैं। जनरली बाइनरी फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट सेल होता है, ठीक है, पेरेंट सेल, पेरेंट सेल यहाँ पे डिवाइड होके बनाता है दो डॉटर सेल्स। जैसे कि इधर देखो, ये पेरेंट अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है। जब इसमें डिवीज़न स्टार्ट होगा तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो इसको आप बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। फिर इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, इसको आप कहेंगे साइटोकाइनेसिस। और फाइनली आपको एक ये डॉटर सेल मिलेगा और दूसरा ये डॉटर सेल मिलेगा, इसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। तो ये जनरली देखा जाता है एक तो अमीबा में, साथ ही साथ पैरामीशियम में। यहाँ पैरामीशियम के केस में देख सकते हो। अब पैरामीशियम में खासियत ये होती है कि यार पैरामीशियम में ना दो न्यूक्लियस होते हैं, एक लार्ज साइज का न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, एक स्मॉल साइज का होता है जिसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। तो इसमें जो डिवीज़न का प्रोसेस है, ये डिवीज़न का प्रोसेस जनरली दोनों न्यूक्लियस से शुरू होता है। दोनों न्यूक्लियाई देख सकते हैं डिवाइड कर रहे हैं इक्वली, और दो न्यूक्लियस इधर चले गए, दो न्यूक्लियस इधर चले गए, और फाइनली ये अलग होके दो डॉटर पैरामीशियम बनाते हैं। इसको कहते हैं बाइनरी फिजन इन द अमीबा, सॉरी पैरामीशियम। तो पैरामीशियम और अमीबा में डिफरेंस ये बनता है कि जो पैरामीशियम है ना, इसमें दो न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट होता है और अमीबा में एक ही न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। दो न्यूक्लियस की कंडीशन को आप कहते हैं डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक कंडीशन, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आता है मल्टीपल फिजन का केस। मल्टीपल फिजन एक नया टर्म यहाँ पे ये है कि मल्टीपल फिजन में जो पेरेंट सेल है, ये रहा पेरेंट सेल, ये है पेरेंट सेल। पेरेंट सेल डिवाइड होके बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाता है, मल्टीपल डॉटर सेल्स बनाता है, इसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। तो जनरली देखा जाता है प्लाज्मोडियम में, अमीबा में। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये प्लाज्मोडियम का डायग्राम है। इसका जो पेरेंट सेल है इसको हम कहते हैं स्काइजोन्ट। इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा जिसको आप बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। इससे बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे डॉटर, देख सकते हैं छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। फिर इन न्यूक्लियाई के अराउंड साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हो जाता है कुछ इस तरीके से, और फाइनली ये जो सेल है ये रप्चर होता है और इसके डॉटर सेल्स रिलीज होते हैं। इन डॉटर सेल्स को कहा जाता है मीरोजोइट, ठीक है। प्लाज्मोडियम का अगर मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताऊं तो प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है, ये एक मलेरियल पैरासाइट है। ये मलेरिया कॉज करता है ह्यूमंस में। प्लाज्मोडियम में जो मल्टीपल फिजन होता है
ये जनरली देखा जाता है एक तो लिवर सेल में, दूसरा रेड ब्लड सेल में। नेक्स्ट स्पोरुलेशन की तरफ देखते हैं। स्पोरुलेशन क्या है, यहाँ जनरली ये कंडीशन होती है, हमेशा याद रखना, अनफेवरेबल कंडीशन में। अगर आप एक अमीबा को स्टडी करेंगे तो ये एक अमीबा दिया हुआ है, ये इसका न्यूक्लियस होता है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको आप कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया फॉल्स लेग भी कहलाते हैं, इनको फॉल्स लेग भी कहा जाता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो उसमें जो अमीबा है ये अपने स्यूडोपोडिया की हेल्प से एक 3 लेयर्ड कोट बनाता है अपनी तरफ, चारों तरफ। तो देख सकते हो ये अपने चारों तरफ एक 3 लेयर्ड का कोट बना रहा है, और इस कोट को हम कहते हैं सिस्ट। ठीक है, मतलब ये अपने चारों तरफ ऐसे 3 लेयर का कोट बना देता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है एनसिस्टेशन, और इससे बनता है सिस्ट। फिर जैसे फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं, फेवरेबल कंडीशन के वापस आते ही इसका न्यूक्लियस मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करता है, और इस तरीके से छोटे छोटे न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। जैसे डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, उनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है, और अब आप इनको कहते हो स्यूडोपोडियोस्पोर्स। जनरली ये वर्ड कहाँ से आया है, ये वर्ड लिया गया है स्पोर से। स्पोर का फॉर्मेशन देखा जाता है फंगस में या फिर एल्गी में। ये स्ट्रक्चर्स भले ही स्पोर्स जैसे अपीयर हो रहे हैं, लेकिन ये स्पोर्स नहीं है, ये फॉल्स स्पोर्स हैं। क्योंकि इनका अपीयरेंस स्पोर्स जैसा है, आप इनको स्यूडोपोडियोस्पोर कहते हो। उसके बाद ये वॉल यहाँ से रप्चर होता है, ये स्पोर्स बाहर आने के बाद नए नए अमीबा सेल्स बनाते हैं, और इसको हम कहते हैं स्पोरुलेशन। तो जैसे इसमें बोला गया है, द सिस्ट वॉल बर्स्ट आउट एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम। स्पोर्स लिबरेट हो जाएंगे बाहर सराउंडिंग मीडियम में, और ये बाहर आने के बाद बनाएंगे अमीबा, और इस फिनोमिनन को आप बोलेंगे स्पोरुलेशन। ये फिनोमिनन स्पोरुलेशन कहलाता है। तो स्पोरुलेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया गया है वो अमीबा के केस में दिया गया है। ठीक है, अब स्पोरुलेशन के बाद थर्ड मेथड पे हम चलते हैं, जिसको हम कहते हैं बर्डिंग। ठीक है, बर्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बर्ड के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। बर्डिंग अगर बॉडी के बाहर बन रही है तो इसको आप बोलेंगे एक्सोजिनस या फिर एक्सटर्नल बर्ड, एक्सटर्नल बर्ड। और अगर बर्ड बॉडी के अंदर बन रही है तो इसको बोलेंगे हम इंटरनल बर्ड। एक्सटर्नल बर्डिंग के एग्जाम्पल होते हैं हाइड्रा और ईस्ट, और इंटरनल बर्ड का एग्जाम्पल होता है स्पॉन्जेस। अब बात करते हैं एक्सोजिनस बर्डिंग की। एक्सोजिनस बर्डिंग देखी जाती है ईस्ट के केस में, हाइड्रा के केस में। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ईस्ट की बॉडी में एक्सटर्नली एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें मेन पॉइंट ये है, देखो कि जब ईस्ट में डिवीजन होता है तो वो डिवीजन हमेशा अनइक्वल होता है। अनइक्वल क्यों? आप देखते हो जब ये डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करने के बाद एक जो बर्ड है ये स्मॉल साइज का है, और जो पेरेंट है वो लार्ज साइज का है। तो देख सकते हो आप डिफरेंस दोनों में, बर्ड का साइज छोटा है और पेरेंट सेल का साइज लार्ज है। ठीक है, दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल वॉल। शुरुआत में जो ये बर्ड है ये इस पेरेंट सेल वॉल से अटैच्ड रहता है, और बाद में ये इससे डिटैच भी हो जाता है कुछ इस तरीके से। और जो बर्ड ये डिटैच हुआ है, ये बर्ड आगे चल के एक नया ईस्ट सेल बनाएगा, एक नया ईस्ट सेल बनाएगा। यहां पे एक और कंडीशन देखी जाती है जिसको हम कहते हैं टोर्यूलेशन। टोर्यूलेशन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें जो बर्ड है वो अटैच्ड रहती है, द बर्ड रिमेन्स अटैच्ड।
तो अगर ईस्ट सेल में बड अलग नहीं होती, अटैच्ड रह जाती है और धीरे धीरे करके ये कुछ ऐसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो ये कहलाती है टोर्यूला स्टेज। और जो ये प्रोसेस है इसको कहते हैं टोर्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल आता है एक्सटर्नल बडिंग का, और ये देखा जाता है हाइड्रा में। हाइड्रा एक एक्वेटिक एनिमल है, मल्टी सेलुलर। इसमें आप देख सकते हैं कुछ ये टेंटिकल्स दिखाए गए हैं, ये इसका माउथ होता है। ठीक है, ये हाइड्रा है, ये पेरेंट सेल है। सबसे पहले इसमें बर्ड की ग्रोथ देखी जाती है, ग्रोथ ऑफ अ बर्ड। फिर जो ये बर्ड है धीरे धीरे करके डेवलप होती है और फाइनली ये इसके पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है। यहाँ से ये डिटैच हो गई। तो बर्ड डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट एंड बिकम्स इंडिपेंडेंट, और डिटैच होके ये इंडिपेंडेंट बन जाती है। इसको कहा जाता है बडिंग इन द हाइड्रा। अब चलते हैं हम एंडोजिनस बडिंग पे। एंडोजिनस बडिंग का मतलब होता है कि अगर बड का फॉर्मेशन इंटरनल हो रहा है तो इनको आप इंटरनल बर्ड्स कहते हो। इसका एक फेमस एग्जांपल होता है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज में जो बड बनती है, इन बर्ड्स को कहा जाता है गैम्यूल। ठीक है, जैसे एक स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर है बड़ा सा, इसके अंदर ये छोटी छोटी सी बर्ड्स बनती हैं, इनको आप कहते हो गैम्यूल। इस गैम्यूल को यहाँ पे एनलार्ज दिखाया गया है। ठीक है, अब इसमें देखो, सबसे पहले इसके दो कवरिंग्स होती हैं। ठीक है, एक होती है इसमें आउटर कवरिंग और एक होती है इसमें इनर कवरिंग। इन कवरिंग्स को आपस में जोड़ के रखते हैं स्पिक्यूल्स, ये इसका स्केलेटन बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर पाए जाते हैं आर्क्यूसाइट्स, इनको हम कहते हैं आर्क्यूसाइट्स। तो देखो, गैम्यूल्स आर इंटरनल बर्ड्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, और ये स्पॉन्जेस में देखे जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। गैम्यूल के अंदर कुछ सेल्स का ग्रुप पाया जाता है जिनको हम कहते हैं आर्क्यूसाइट्स, विच इज सराउंडेड बाय द प्रोटेक्टिव कवरिंग। प्रोटेक्टिव कवरिंग देख सकते हो, एक है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है इनर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो ये सेल्स हैं इनको कहा जा रहा है आर्क्यूसाइट्स। जैसे एडवर्स कंडीशंस आती हैं, जो ये आर्क्यूसाइट्स होते हैं ये यहाँ से बाहर आ जाते हैं, और जहाँ से बाहर आ रहे हैं इस स्ट्रक्चर को कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल जो बाहर आए हैं ये ग्रो होके एक नई कॉलोनी बनाते हैं, एक नई कॉलोनी बनाते हैं। अगली चीज़ देखिए, जो आर्क्यूसाइट्स होते हैं इनके बारे में समझते हैं। आर्क्यूसाइट्स होते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। टोटीपोटेंट में देखो, जो टोटी वर्ड होता है, टोटी मतलब होता है टोटल, और पोटेंट का मतलब है पोटेंसी। इनके पास पोटेंसी होती है एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाने की। दे हैव अ पोटेंसी टू फॉर्म अ न्यू स्पॉन्ज, इसीलिए हम इनको टोटीपोटेंट सेल्स कहते हैं। तो आर्क्यूसाइट्स जनरली गैम्यूल्स के टोटीपोटेंट सेल्स हैं जो कि एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। स्पोर फॉर्मेशन जनरली फंगस और एल्गी में देखा जाता है। ठीक है, ये आपको फंगस में भी मिलेगा और ये आपको एल्गी में मिलेगा। ऑल्दो इसके बारे में डिटेल में क्लास 11th में पढ़ाया जाता है स्पोर्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ रेलेवेंट पढ़ने हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे कि दो टाइप के स्पोर्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, एक तो है जूस्पोर और एक होता है कोनिडिया। ये टेक्स्ट एनसीईआरटी का है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू द एसेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, जिसमें से एक जूस्पोर होता है, एक कोनिडिया होता है। इनके बारे में देखते हैं क्या है। देखो, जो जूस्पोर्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब ये बहुत स्मॉल साइज के होते हैं।
दूसरा, ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब ये मूवमेंट दिखाते हैं। अब मूवमेंट दिखाने के लिए इनके पास स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं फ्लैजिला। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इनके पास या तो एक या फिर दो फ्लैजिला देखे जा सकते हैं। जो फ्लैजिला है ये इनको हेल्प करता है स्विम करने में एक्वेटिक हैबिटेट में। एग्जाम्पल देखो, एल्गी केस में क्लेमाइडोमोनास है, फंगस स्केल में एल्ब्यूगो है। ये दो एग्जाम्पल इसके हो जाते हैं। और जो डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया है क्लेमाइडोमोनास का। इसके में एक चीज और हम जानते हैं कि जो क्लेमाइडोमोनास है, जैसे मान लो ये पेरेंट सेल था, इसको आप कहते हैं जूस्पोरेंजियम। जो पेरेंट सेल है इसको जूस्पोरेंजियम बोलेंगे। इसके अंदर जो ये स्पोर्स बन रहे हैं, इन स्पोर्स को आप कहते हो जू स्पोर। क्योंकि स्पोर का फॉर्मेशन सेल के अंदर हो रहा है तो इसको आप कहते हैं एंडोजिनस स्पोर। ये एक एंडोजिनस स्पोर होता है क्योंकि स्पोर का फॉर्मेशन सेल के अंदर हो रहा है। वहीं अगर आप कोनिडिया में देखोगे तो इस डायग्राम में देखो, ये है कोनिडिया। कोनिडिया का फॉर्मेशन बॉडी के बाहर हो रहा है। ठीक है, देखो, एक तो ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता, नो मूवमेंट। दूसरा, ये होते हैं एक्सोजिनस, क्योंकि देखो ये इसके मेन हाइफे के पर बन रहे हैं। ये इसका हाइफे है। हाइफे क्या होता है? हाइफे होते हैं फिलामेंट्स ऑफ फंजाई। फिलामेंट्स ऑफ फंजाई, इनको हाइफे कहते हैं। दे डेवलप एट द टिप ऑफ द हाइफे। इनका डेवलपमेंट हाइफे के टिप पे होता है। इनको हम कोनिडिया कहते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। दो एग्जाम्पल याद रखना, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी का ही है, पेनिसिलियम का। ठीक है जी। नेक्स्ट, लास्ट आते हैं हम इसमें फ्रेगमेंटेशन के लिए। अब फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा फिनोमेनन है, द बॉडी ब्रेक्स इनटू टू डिस्टिंक्ट पीसेस, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पेरेंट बॉडी है, और ये इसके पीसेस में ब्रेक हुई, और हर पीस यहाँ पे एक नया हाइड्रा बना सकता है। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। देखो, ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू एन अडल्ट। हर फ्रेगमेंट एक अडल्ट बना सकता है, और इसका एग्जाम्पल जो है वो हो जाएगा हाइड्रा। और इस मेथड को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन जनरली एक तो हाइड्रा में देखा जाता है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं स्पायरोगायरा। ऑल्दो 12th एनसीईआरटी में हाइड्रा लिखा हुआ है, तो आप हाइड्रा पे भी फोकस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। अब यहाँ तक तो बात हुई किसके बारे में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ एनिमल्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में, जो कि प्लांट्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तब तक के लिए फिर अलविदा लेते हैं। अगले लेक्चर में आपसे मिलूंगा। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।